इंडिया ने रीजनली और ग्लोबली अपना एक ऐसा मकाम पैदा किया है टेक्नोलॉजी की वजह से, पहले अपनी सेक्युलर ट्रेडिशंस की वजह से, और इंडिया के एक उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट किया। बाइडेन ने ऑलरेडी कुछ सब्सटैंशियल स्टेप्स लिए हैं, प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैव बीन टेकन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसके खिलाफ, इसके ऑपोजिट आप देखेंगे कि dozens and dozens of very prominent Indians have been appointed. तो वो एक और डायमेंशन है। तो आप अगलों से तो मांगते हैं यूएई की से, अगर आप कहेंगे अपना जहाज भेज दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको मिलने आना है, वो आपकी क्या इज्जत करे, उसके बाद आपको वो इंपॉर्टेंस देंगे? नमस्कार दोस्तों, इंडिया को एक ब्रांड बनाया है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका जैसे अमेरिका जैसे कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आप देखो, तो उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ है वो इंडियंस है, तो क्या काउंट किया जाएगा? इंडियन ओरिजिन, ये भी एक ब्रांड हो गया। कई सारी फील्ड ऐसी है जहाँ पर इंडिया की मोनोपोली चल रही है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कैसा नाम लिया जाएगा? क्रिकेट, मतलब ये स्पोर्ट्स में क्रिकेट, आईपीएल दूसरे या फिर तीसरे सबसे महंगी है। तो ये सारी चीज़ें क्या मतलब बोली जाएगी कि इंडिया एज अ ब्रांड है और उसके अंडर ये सब कुछ आता है। इंडिया लोकली और ग्लोबली इतना मजबूत हो चुका है कि भाई अब उसको राइज होने से रोकना बहुत मुश्किल है, भले ही चाइना कितने भी मेहनत कर ले। और मान लीजिए कि 5 साल के बाद अमेरिका को डर लगने लगता है मेरे इंडिया से, और अमेरिका भी खुद यहाँ पर कुछ प्लानिंग करता है इंडिया के खिलाफ, तो भी कुछ नहीं होगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इंडिया ने रीजनली और ग्लोबली अपना एक ऐसा मकाम पैदा किया है टेक्नोलॉजी की वजह से, पहले अपनी सेक्युलर ट्रेडिशंस की वजह से, और इंडिया के एक उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट किया हर जगह के ऊपर। गांधी की कब लगा हुआ ना खुतबा, और क्यों मुजस्मा, क्योंकि उन्होंने दे सक्सीडेड कि उनके नाम को नॉन वायलेंस के साथ वो लिंक कर लें, और उन कामयाबी से लिंक किया। और उस गांधी की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। गांधी को आम आदमी तो नहीं थे, आप उनके मुकाबले में आपके जो हीरोज हैं आप नहीं कर सके, तो अपनी फेलियर को आप ये ना समझें कि ये दोनों चीजों को क्लियर रखें। इंडिया अमेरिका का करीबी दोस्त है मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वजह से। आप वो देखें, वो एशिया पैसिफिक इंडिया के नक्शे पे तो देखें। मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहता, पाकिस्तानियों को चाहिए इंडिया के नक्शे को देखें और देखें कि उनके वाटर्स कहाँ कहाँ हैं, उनके मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या हैं, ग्लोबल ऑयल रूट्स क्या हैं, तेल कहां से जाता है। जब वो जाता है चाइना, अगर एक्सपैंड करना है तो उसको कंपीट कौन करेगा? उसको इंडिया कंपीट करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी जोन में। इस वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस है। आपकी वो इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं हो सकती अगर सारे 40-50 इंडियन अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से आप निकाल भी दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिका की इंडिया पॉलिसी पर। ये मानना पड़ेगा पाकिस्तान को इस वक्त मुसीबत की नजर में देखा जाता है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनके पास बड़ी अच्छी फौज है। वो कहते हैं ये बड़ी मुसीबत है, इनके पास वेपन भी है, ये पता नहीं क्या करेंगे। तो किसी अच्छी चीज में अपना नाम पैदा करें, आपके अंदर पोटेंशियल और कैपेबिलिटी है और आप ये कर सकते हैं। अमेरिका को आप ये शो करें कि जहां पे क्राइसिस है, हम अपने रीजन में क्राइसिस रिजॉल्व हम करेंगे। अब ये 4 विजिट करने में जाए तो जहाज आपके चलते नहीं है, तो आप अगलों से तो मांगते हैं यूएई की से, अगर आप कहेंगे अपना जहाज भेज दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको मिलने आना है, वो आपकी क्या इज्जत करे, उसके बाद आपको वो इंपॉर्टेंस देंगे? इनके पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं है जिसके अंदर ये आ सकें। ये जो शक है मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ, ये बुश ने जो रेज किया था क्वेश्चन, व्हाई डू दे हेट अस, अब ये सवाल इतना मेरे लिए तो इतना सिंपलिस्टिक और ऑलमोस्ट फूलिश है, लेकिन मतलब मुसलमानों को हमें ये चैलेंज कबूल करना है। वी कांट इग्नोर। अमेरिका जो भी है डिक्लाइन में है, ये शक कोई नहीं है कि एक डिक्लाइन सी शुरू हो गई है। फिर भी जब अमेरिका को नज़ला आता है तो आप देखते हैं कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में बुखार होता है। सो ये हमें मुसलमानों को, मुस्लिम वर्ल्ड को, खासतौर पाकिस्तान को इसका एहसास होना है कि ये चैलेंज ओवरनाइट नहीं जाएगा। बाइडेन ने ऑलरेडी कुछ सब्सटैंशियल स्टेप्स लिए हैं, प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैव बीन टेकन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसके खिलाफ, इसके ऑपोजिट आप देखेंगे कि dozens and dozens of very prominent Indians have been appointed. तो वो एक और डायमेंशन है। और आपको पता ना, एक जमाने में तो अल्लाह, आर्मी और अमेरिका 3 एज होते थे। अब वो क्या हुआ है कि अब उसकी जगह ए की जगह सी आ गया है, अल्लाह, आर्मी और चाइना आ गया है। थोड़ा इस पे कमेंट कर दीजिए। जो हसन अब्बास साहब ने कहा ना कि इन्फ्लुएंस कम हो गया है,
मेरा ख्याल है कि एक मतलब आपके लास्ट पॉइंट से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा अभी भी ख्याल है कि सी नहीं आया। हमने कोशिश जरूर की है, लेकिन यहाँ बैठ के जब पता लगता है तो वो सी की बातें ज्यादा हैं, लेकिन सी अभी भी नहीं है। ए से बहुत उम्मीदें हैं, थर्ड ए जो है भी गया नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि हमें अभी से जो ये जो गैस वर्क है ना कि कौन क्या है क्या नहीं है, हमें सबसे पहले अपने साथ ऑनेस्ट होना है। अमेरिका ये देखेगा कि अगर हमारे यहाँ जमहूरियत जो है जिसकी हम नाम लेते हैं, अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अमेरिका टू बी ऑनेस्ट विद अस। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्लैश करेगा अब चाइना के साथ, और वो देखेंगे पाकिस्तान चाइना के साथ कैसे खड़ा होता है। इंडिया जो है वो उनका नया पार्टनर है इस रीजन के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर प्रेशर जरूर आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि फॉरेन पॉलिसी सवाए कश्मीर से कहीं आगे जाती नहीं है, तो कश्मीर पे ऊपर चंद स्टेटमेंट्स दिला के याद कि आपने ये कहा था, अब क्या कहते हैं, इस तरह की चीजें। मेरा ख्याल फिर वही चीज है, मैं मतलब बार बार ये देते हुए मिसाल बड़ा बुरा लगता है मुझे कि जो चौधरी है ना, उसको आप ये नहीं बता सकते कि अब आप सिर्फ हमारे वाहिद चौधरी नहीं, हमारे पास एक और चौधरी भी है, ठीक है, और अगर तुसी सानू छाड़ता तो दूजे चौधरी कोई चले जाओगे। तो आमतौर पर चौधरी कहता है कि जाओ पुत्रो चले जाओ, लेकिन वो वहां पहुंचने नहीं देता। मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, वो रास्ते में उन्होंने बंदे खड़े होते हैं, वो डांगे मार के जो है ना टांगे तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। कोई शख्स जो है या कोई मुल्क किसी ऐसे मुल्क का जो अपने साथ ऑनेस्ट ना हो, अपने मसाइल का अदराक जो है वो उस तरह ना करता हो जैसा करने की जरूरत है, और उनको हल करने की खुद अपने मीन्स पैदा ना करे, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार नहीं रहती। मुस्लिम का इशू जो है ना, ये शुरू बुश के ज़माने से चल रहा है। जो उन्होंने कहा था कि वॉर ऑन टेरर असल में वॉर ऑन मुसलमान वर्ल्ड ही थी ना जी, और फिर ओबामा ने नाम नहीं लिया लेकिन उसको कंटिन्यू किया। चाहे हमारी हरकतें भी तो ऐसी है, ठीक है। में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क दुश्मन बैरून मुल्क से आ रहे हैं, सरहदी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को आगे बढ़कर कार्रवाइयां करना होंगी। अगर हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर दहशतगर्दी का सांप अफगानिस्तान में पल रहा है तो पाकिस्तान वहां जाकर इस सांप का सर क्यों नहीं कुचल रहा। और आलमी दुनिया इसकी मिसालें मौजूद है आलमी दुनिया में, पाकिस्तान की सरजमीन पर किए कि भारत ने सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेजे थे जो यहां पर पेलोड गिराकर चले गए थे। अमेरिका सिर्फ इस खदशे के तहत कई ममालिक पर चढ़ दौड़ा है कि यहां से अमेरिका के खिलाफ कोई मंसूबाबंदी हो सकती है। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों में हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? आज भी ये जो कुछ हो रहा है इसमें CIA भी शरीक है, मोसाद है, ये भी भारत है, और किसी हद तक बाज एलिमेंट्स ईरान में भी हैं जो कि ये मदद कर रहे हैं। वो कि हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि हुकूमत की मर्जी उसमें शामिल है या नहीं, लेकिन बाज एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स वगैरह भी हैं जो कि इसमें मदद कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, और वो जो हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहां से? तो हमें ये चीजें जो हैं वो देखनी चाहिए। हमारा टेंशन अफगानिस्तान से रहेगा क्योंकि TTP और अफगान तालिबान की सोच, उनका फलसफा एक है। खतरे की बात यह है कि TTP वाले कहते हैं कि जो फाटा के साबका इलाके हैं जो अब इजला बन के खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए हैं, वो आज़ाद होने चाहिए, उनकी अलहदा हैसियत होनी चाहिए। तो क्या इन्हें सपोर्ट हासिल है अफगान तालिबान की? नहीं तो वो जो है कैसे आ रहे हैं वहां पे? मफरूजा तो यही होगा अगर वहां से आ रहे हैं, वो रोक तो नहीं रहे कि पाकिस्तान को कौन से खतरात लाहक हैं, अंदरूनी, माशी, और फिर ये सिक्योरिटी सूरत हाल। कौन सा हमारा बॉर्डर सेफ है? ईरान से लेके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक पूरा का पूरा जो तीन जो हमारे बॉर्डर्स हैं, सारे खतरात वहां पे मुंडला रहे हैं। हमें बहुत बड़ा एक दाग लग चुका हुआ है। पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, इसी तरह की सूरत हाल थी। लिहाजा हमें तारीख से सबक हासिल करना चाहिए
और वक्त पे किए हुए इकदाम ही नतीजा खेज होते। लेकिन अगर इस स्टेज के ऊपर अफगानिस्तान में तालिबान को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया या हमने को मिलिट्री एक्शन किया तो वो मजीद डिस्टेबलाइज होगा। अगर तालिबान की हुकूमत कमजोर पड़ती है तो वहां पे आप देखेंगे खाना जंगी शुरू हो जाती है। जनरल साहब अब चले हम ये मान लेते हैं अफगानिस्तान अब उतना मुलव्विस नहीं है उसमें क्योंकि रजीम चेंज हो चुकी है। ईरान से हम बात क्यों नहीं करते? क्या हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं हैं जो इंडिया ने इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके, जो तुर्की करता है कुर्दों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके? देखिए यहाँ पे ईरानियन इंटेलिजेंस के कुछ लोग डेफिनेटली लगता है कि इन्वॉल्व हैं, बजाय पब्लिक में रिजॉल्व करने के ये बिहाइंड द सीन रिजॉल्व की जाए, आते रहे हमारे। लेकिन सर ये उसी बरादर मुल्क ने हमें ये धमकी दी थी कि अगर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई, दोबारा किसी दहशतगर्द ने ईरान में कार्रवाई की तो हम खुद हिट करेंगे वहां पर आके। ये उस बरादर मुल्क ने कहा था और उसको ये भी हमें बताना जरूरी नहीं है कि हम भी आपके बरादर मुल्क हैं, हमारा भी ख्याल रखें। इंडिया के ताल्लुकात उनसे बहुत बेहतर और इंडिया के पास चाबहार है, वहां पे वो सारा उनका नेटवर्क इंडिया का काम कर रहा है, ईरानियों ने कभी रोका नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि इंडिया के जितने अच्छे ताल्लुकात, करीबी ताल्लुकात इनके साथ हैं, इजराइल के साथ, वो ईरान के ऊपर जासूसी करते रहे, ईरानी इंफॉर्मेशन उनको देते रहे, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो चिपका हुआ है उनसे। और वो मेरी समझ से बारतर है कि उनको क्यों नहीं ये चीजें समझ आ रही। लेकिन अहम सवाल तो ये है कि इन अनासिर की डोरें किन हाथों में हैं? डॉक्टर साहब, क्या हम अपने दुश्मन से वाकिफ हैं और इन वाकयात की टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर गए और वहाँ दावत देकर आए कि आए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, दूसरी तरफ ये अनासिर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डोरें किसी के भी हाथ में हों, जब तक आप मुकाबला खुद नहीं करेंगे, ये उम्मीद क्यों रखते हैं? अगर इस थ्योरी पे चला जाए कि डोरें किसी के हाथ में हैं, तो फिर आप या तो उन डोरों को काटें या फिर आप मुकाबला करें। अगर आपने इसको डील करना है, या तो आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से करें, जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। उसकी वजूहात हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे कंस्ट्रेंट क्या हैं, जो आप जिसकी इकोनॉमी अपने पाँव पे ना खड़ी हो, वो दूसरी कौमों का से बराह रास्त मुकाबला नहीं कर सकती। तो उसका दूसरा हल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये है कि वो इस सिचुएशन को डायरेक्टली एड्रेस करें। ये आप भूल जाएं कि जी अमेरिका करा रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है, वो करवाएंगे। अच्छा, अगर आप हिंदुस्तान की जगह पे होते तो आपने भी यही काम करना था, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डायनामिक्स यही है। एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान वो किसके हक में जाता है? वो जाहिर है वो हमारे खिलाफ जाता है और हक में जाता है, अमेरिकन के जाता है, इंडियंस के जाता है, जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान के अंदर CPEC आगे जो बढ़े, पाकिस्तान के अंदर जो BRI का प्रोजेक्ट है वो आगे चले, पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के हालात खराब होंगे तो चाइना के अंदर जो हालात, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो अफेक्ट होगी। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं। और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब यह है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ, तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। पाकिस्तान को अब बहुत कुछ करना पड़ेगा और जो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर है उसे बरकरार रखने के लिए बड़े अहम और तारीखी फैसले करने होंगे इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप को। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया को सबसे बड़ी चीज़ या फिर अब सबसे बड़ी जीत आप जो कह सकते हो ना, ब्रह्मोस है। और यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रह्मोस, इंडिया ने जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक का एक फाइनल टेस्ट था वो कर लिया है। अब पाकिस्तानियों को जो चीज़ से डर लगता है इंडिया के अंदर, उसमें ब्रह्मोस सबसे नंबर 1 पर आता है, क्योंकि वो ऐसा मिसाइल है जो पिछले दिनों भी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर भेजा था। हालांकि उसके बाद इंडिया ने ये कहा कि गलती से आ गया था, अदरवाइज़ 3-4 मिनट वहाँ पर घूमा और उसके बाद वहाँ पर गिर गया। और जिस जगह पर गिरा वहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन दूर थे, तो वहाँ पर दूर जितने लोग रहते थे उनके सारों के घर हिल गए यहाँ पर।
कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस से तो वैसे ही फटती थी, लेकिन सुपरसोनिक ऑलरेडी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जो पिछले दिनों जो सिचुएशन हुई कि इंडिया का जो मिसाइल वो पाकिस्तान के अंदर घुस गया, उससे ये भी पता चल गया कि चाइना की जो भी डिफेंस सिस्टम है आपके पास वो कोई काम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं, एडवांसमेंट्स की हैं। उसने ये कंफर्म किया है कि इस टारगेट ने, इस मिसाइल ने अपने टारगेट को बहुत प्रिसाइजली, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर हिट किया है। इंडिया की जानिब से एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि उसकी रफ्तार, दूसरा रडार को डॉज देना और तीसरा जो उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 72 घंटों के अंदर 3 मिसाइल के तजुर्बात होना बड़ा मानी रखता है। जिसमें सबसे पहले जो है आपने देखा कि अग्नि 5 जो है ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल था, उसका तजर्बा किया गया। उन्होंने चीन के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी एक दबाव डालने की कोशिश की है। उनके 2 इस सिलसिले में दावे हमारे सामने आए हैं और जो जितने आमतौर पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये उनसे हट के जदीद वेरिएंट है जिसका आज उन्होंने तजर्बा किया है। जाहिरी बात है ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है और ख़ासकर जो आप उसका काउंटर जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की रडार्स होते हैं, इंटरसेप्टर्स होते हैं या मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, ये उन चीज़ों के हवाले से एक जिद्दत है। अगर आप ये कहें कि उसको आपने काउंटर करना है तो जाहिर बात है उसको काउंटर करने के लिए आपके पास उतनी जदीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि आमतौर पर अभी तक हमें के नज़र नहीं आती। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। ये C2C वेरिएंट है। इसका मतलब ये है कराची और गवादर के जो साहिल हैं वहां तक उनकी वो पहुंच अपनी रखना चाहते हैं और आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज अपने टारगेट को जो है वो हिट करता है। आज सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीन के साथ जो मुज़ाकरात हैं और चीन के ऊपर दबाव डालना, क्योंकि S-400 और फिर राफेल तैयार है, उसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल। दूसरा पाकिस्तान को दबाव में लाना है और पाकिस्तान, क्योंकि मैंने आपको खबर आज दी थी कि फ्रांस के पास चूंकि यूरोपियन यूनियन काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो जून तक आ गई है, तो इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर एक लॉबिंग कर रहा है कि पाकिस्तान के पास ये जो वेपन्स आ रहे हैं यूरोपीय यूनियन के ममालिक से वो नहीं आने चाहिए और दूसरी जानिब ये सारा कुछ कर। इस तरह से पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 साल से दिफाई मैदान के अंदर इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इंडिया हैज वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग नाउ। 2020 के अंदर यह रिपोर्ट सामने आई कि भारत दुनिया के अंदर दिफाई इखराजात करने वाला दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क बन चुका है। अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स, फ्रांस के साथ डिफेंस डील्स, इजराइल के साथ डिफेंस डील्स, ये सारी की सारी इसी इंडिया की पॉलिसी का एक। इंडिया ने अमेरिका से वेपन्स की प्रोक्योरमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उनके अंदर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंडिजिनसली और दीगर मुल्कों के साथ काम करके उन्हें डेवलप कर रहा है और इसी तरह का मामला इस वक्त हुआ है। पाकिस्तान को अब बहुत कुछ करना पड़ेगा और जो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर है उसे बरकरार रखने के लिए बड़े अहम और तारीखी फैसले करने होंगे इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप को। और इसमें जाहिर बात है सिविल लीडरशिप और इकोनॉमिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की उसे बेहतर करना सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे पहला मरहला होगा। वज़ीर आज़म साहब अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश। कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है, कितने नेशनलिस्ट हैं वो, उनकी क्या एफर्ट्स हैं
आपके ऊपर कितनी वो नजर रखते हैं, जरा वो भी देखें, उन चीजों को कंपेयर करें। कभी अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो देखें, अब मॉडल होना चाहिए ना। अब कभी खुद चीजें नहीं बना सकते तो कॉपी कर लें किसी की। तो लेकिन अफसोस है यही, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सिर्फ 2 चीजों के लिए बनाए जाते हैं बाहर, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। उनका डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। हमारे क्या सुनने में आ रहा है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन आ रहे हैं और उनको जो है वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कुछ सुना $3 अरब की जो इक्विपमेंट ड्रोन्स भी वो नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का यही रोना है कि हर समय 1947 से लेकर अब तक उन्होंने यही कंपैरिजन की है कि इंडिया कैसे चल रहा है, और इंडिया के अंदर अगर कोई ग्रोथ होती है तो उनको भी इस इंडिया के साथ ही अपनी एक ग्रोथ चलानी है। जैसे कुछ इंडिया ने अचीव कर लिया तो वो अचीव करने की ट्राई करेंगे, अगर इंडिया ने अचीव नहीं किया तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है। और अब भी दिक्कत इसीलिए हो रही है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में फासला इतना बढ़ चुका है, गैप इतना बढ़ चुका है कि अब पाकिस्तान चाहे तो भी पीछा नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अपनी जिहादी एक्टिविटी को बंद कर दे, पाकिस्तान अपनी जिहादी एक्टिविटी को यहाँ पर बंद कर दे और आने वाले 10, 15, 20 सालों तक सिर्फ प्रोग्रेस पर ध्यान दे, रिफॉर्म्स पर ध्यान दे, तो हो सकता है कि भारत से बात करने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए वो योग्य हो जाए, इंडिया एक मौका दे दे। अदरवाइज़ इंडिया की ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है कि पाकिस्तान ना ही उसको आने वाले 20, 25, 30 सालों तक कैच नहीं कर पाएगा, सिवाय कि इंडिया अगर यहाँ पर डिज़ास्टर होता है तब जाकर पाकिस्तान को कोई कैचअप हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से कंपेयर कीजिए, मोदी के काम से कंपैरिजन कीजिए, जयशंकर की पॉलिसी से कंपेयर कीजिए। ये क्या कंपैरिजन दूसरी चीज़ों में करते हैं जो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सुनने में आ रहा है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन आ रहे हैं और उनको जो है वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कुछ सुना $3 अरब की जो इक्विपमेंट ड्रोन्स भी वो खरीदे। पाकिस्तान को इंडिया वॉशिंगटन डीसी में बहुत आगे है। व्हाइट हाउस की ईयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी है और इंडियन अपॉइंटमेंट्स है, लेकिन इस पे कोई तवज्जो किसी ने ना दी, ना डिप्लोमेटिक मिशन ने दी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपको इंटरनल इश्यूज ऐसे रहे हैं कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो लोकल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी। मैं वो आपके जो सवाल से जिस तरीके से मैं कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा, आपको ये पता होगा कि S-400, S-500 जब रशिया से लिया है तो जब टर्की ने S-400 लिया था तो उसपे सैंक्शंस की बात की अमेरिका ने, उसपे एम्बार्गो की बात की, लेकिन जब इंडिया ने लिया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो इसकी वजूहात क्या है? आपको क्लियर नजर आ रहा है कि उसी तनाजर से, उसी लेंस के साथ आज भी पाकिस्तान को उन्होंने अपना एक पनिश करने के मूड में लग रहा है। अमेरिका जो है वो इज नॉट कंप्लीटली अलाइंड विद पाकिस्तान, और उसमें यहां मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। आगे फ्यूचर में हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां जा रही, हमारे हालात कहां जाएंगे। हालात इस तरीके से हैं, अगर आपको याद हो कि 22 सेनेटर रिपब्लिकन सेनेटर थे जिन्होंने एक बिल पेश किया था, जो मैंने बल्कि यहां तक कहा था कि मुझे लगता है वो बिल ड्राफ्ट करने वाला भी कोई इंडियन अमेरिकन था। उसमें बिल्कुल पाकिस्तान को एक कॉर्नर करना, निशाना बनाने की कोशिश की गई। उसमें जो हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो भी कंफ्यूजन और बौखलाहट ज्यादा नजर आती है, और उसी की वजह से जिस तरीके से, बल्कि आपको पता होगा कि पिछले अरसे में यहां से ये भी एक्यूज किया गया था कि अंडर एज लोगों को पाकिस्तान में आर्मी में भर्ती किया जाता है, और उसमें तो दरअसल हकीकत ये है कि अगर आपने वाजे और कम्प्रीहेंसिव अपनी को पॉलिसी ना अख्तियार की तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है, और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन डायस्पोरा इन वॉशिंगटन डीसी। सिक्योरिटी एडवाइजर से सफीर लगना, सदर आजाद कश्मीर से सफीर लगना, ये मोहित यूसुफ साहब को क्या आपके दिमाग में वैसे क्या आता है तारड़ साहब, वो क्यों सफीर आना चाहते होंगे अमेरिका? मैं बिल्कुल इसको एक मजाक समझूंगा, और वज़ीर आज़म साहब अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश। कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें,
कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है, कितने नेशनलिस्ट हैं वो, उनकी क्या एफर्ट्स हैं, आपके ऊपर कितनी वो नजर रखते हैं, जरा वो भी देखें, उन चीजों को कंपेयर करें। कभी अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो देखें, अब मॉडल होना चाहिए ना। अब कभी खुद चीजें नहीं बना सकते तो कॉपी कर लें किसी की। तो लेकिन अफसोस है यही, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सिर्फ दो चीजों के लिए बनाए जाते हैं बाहर, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। उनका डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। हमारे वज़ीर आज़म साहब है अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश, कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है, कितने नेशनलिस्ट हैं वो, उनकी क्या एफर्ट्स हैं, आपके ऊपर कितनी वो नजर रखते हैं, जरा वो भी देखें, उन चीजों को कंपेयर करें। कभी अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो देखें, अब मॉडल होना चाहिए ना। अब कभी खुद चीजें नहीं बना सकते तो कॉपी कर लें किसी की। तो लेकिन अफसोस है यही, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सिर्फ दो चीजों के लिए बनाए जाते हैं बाहर, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। उनका डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। हमारे और आपके पूरी कंट्री को उसने एक पिक्चर ड्रा करके रख दी है, एक क्वेश्चन मार्क बना दिया है पाकिस्तान के फ्यूचर पॉलिसी के बारे में। मैं इट वाज अमेजिंग, मैं उस पे हैरान था। मैं बड़ा अभी तक मैं आई एम स्टिल लिसनिंग, आई एम स्टिल रीडिंग, स्टिल वर्किंग ऑन दैट आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। और वाकई ये आंखें खोल आई ओपनर था वो एक पूरा सेशन। और उसमें फॉरेन पॉलिसी तो खैर देखे ना, दो चीजें होती। फॉरेन पॉलिसी चीमा साहब, आप सिर्फ मुमालिक उस वक्त उन पे सीरियस होते हैं जब अंदर से आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो अवाम का, आपके अंदर सब अच्छे की रिपोर्ट हो, आपके अंदर चीजें बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, तो आप कोशिश करते हैं हाँ भैया बाहर निकल के अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करें, ये फॉरेन पॉलिसी। लेकिन जब इंटरनल हालात आपके ये हो कि आपका डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर हो, आपका चीनी माफिया आपके कंट्रोल से बाहर हो, आटा माफिया भी आपके कंट्रोल में ना हो, और माफिया चला रहे हो जब पूरी कंट्री को, देखे ना इस वक्त सोमालिया या दूसरे ममालिक में वॉर लॉर्ड होते हैं, वो कंट्री चलाते हैं। हमारे भी तो वो वॉर लॉर्ड है ना, चीनी माफिया वॉर लॉर्ड है अपनी, क्योंकि गवर्नमेंट की वो सुनते ही नहीं है, रेट ऑफ गवर्नमेंट ही कोई नहीं, किसी माफिया के ऊपर कोई इतलाक नहीं किसी चीज का। किस कदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और मुसलमानों को जिस तरह कमजोर किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक खंजर है जो पाकिस्तान की पीठ में घोंपा गया है। और वजह यह है कि इस वक्त तुर्की ने अपनी इकॉनमी बहाल करनी है, और इस सिलसिले में वो इसराइल से भी ताल्लुकात चाहता है और हर मुल्क से ताल्लुकात चाहता है, जिससे उसे उम्मीद हो कि कुछ ना कुछ उसकी इकॉनमी को सहारा मिलेगा। हिंदुस्तान एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन दे रही है। द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या टर्किश ड्रोन पाकिस्तानी बॉर्डर पे इस्तेमाल होगा, क्या सर्विलेंस करेगा एक मुस्लिम मुल्क का ड्रोन जो है। अब देखिए ना, इसकी इंटरप्रिटेशन है जैसे भी की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, अब किसी भी कंट्री के लिए एक इमोशनल डिसीजन होता है कि भी अपने रिलीजन को लेकर वो सब कुछ करता है। जैसे टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान ने तीनों ने मिलकर इंडिया के खिलाफ करने की बात की थी, लेकिन उसके बाद तुरंत उनको पता चल गया कि भाई इमोशनल डिसीजन हर जगह पर नहीं चलते, हमें बिजनेस भी करना पड़ेगा, लोगों के पेट पालने हैं, हमें खाना खिलाना है हमारे लोगों को। भले ही आपकी सिचुएशन, आपके कंट्री की सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कंट्री के साथ आपका ट्रेड ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर आपके लाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, जब स्पेशली जब वहाँ पर अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा हो। अब यहाँ पर यही बात चल रही है कि टर्की ने एक समय के लिए सपोर्ट तो किया, लेकिन फिर उसके बाद भारत के साथ और इजराइल के साथ टर्की ने अपना बिजनेस जो है वो फिर से शुरू कर दिया। और जैसे पाकिस्तानियों का तो एक ऐसी सिचुएशन है कि हमेशा कुछ भी हो जाए, रिलीजन के नाम पर हमेशा कनेक्टेड रहेंगे ये दोनों, मतलब कि टर्की, पाकिस्तान, और किसी के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन आप सबको पता होगा कि टर्की उस टाइप का कंट्री नहीं है। हाँ, कुछ दिनों के लिए वो आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फिर आपकी बजना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है।
किस कदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और मुसलमानों को जिस तरह कमजोर किया जा रहा है। एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है। द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या टर्किश ड्रोन पाकिस्तानी बॉर्डर पे इस्तेमाल होगा, क्या सर्विलेंस करेगा एक मुस्लिम मुल्क का ड्रोन जो है। अब देखें, इसकी इंटरप्रिटेशन है जैसे भी की जा सकती है। जो इंडिया की ईमा पर, आलमी एजेंसियों की ईमा पर लड़ रहा था, जिसने बांग्लादेश को, पाकिस्तान को तोड़ा, अच्छा अब उसे पाकिस्तान में पसंद नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान में तैयब उर्दगान को जरूर पसंद किया जाता है। हमारे आलमी इस्लाम के उम्मत मुसलमान के एक अजीम लीडर हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। अब किस तरह से तैयब उर्दगान ने और तुर्की ने पाकिस्तानियों को तकलीफ पहुंचाई है। अंकरा जो कि कैपिटल है तुर्की का, अंकरा के अंदर एक एवेन्यू है, एक इलाका है, एक गली है जिसका जो बांग्लादेश के नाम से है। अब उस एवेन्यू के अंदर, उस गली के अंदर शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा आज नस्ब किया गया है और उस मुजस्मे को नस्ब करने में बांग्लादेशी वजीरे खारजा भी पहुंचे हुए थे। ये जियो न्यूज की खबर है। वो ये है कि क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएंगे, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होंगे, वर्किंग बाउंड्री पे होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये है एक सवाल। और क्या एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अमूमन भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी, वेपन्स नहीं देने, ठीक है। अच्छा, अमूमन पाकिस्तान, वैसे तो अगर आप माजी में चले जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर रहा है, ठीक है, तकरीबन 10 साल। और ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं वो तकरीबन $100 अरब की इन्होंने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की, टॉप लेवल का जो है वो असला खरीदता रहा है। जॉब्स दी जाएंगी या मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो आएंगे। अच्छा, इसमें हमने जो मैं पॉलिटिकल नेचर का सवाल कर रहा था कि क्या इंडिया जो है वो अगर ये ड्रोन्स लेता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जाहिर बात है ये उनका ड्रोन है, वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें। और मेरा नहीं ख्याल कि एक नई छोटी सी कंपनी जो आई है, कल उठी है, वो कल को ये कह सकती है, जो ज़ायरोन डायनामिक्स इंडिया को कह सकती है कि नहीं जी आपने पाकिस्तान पे इस्तेमाल नहीं करना। सो ये होती है दोस्तों सॉवरन जो ममालिक होते हैं वो अपनी मर्जी करते हैं। उसमें वो टर्की और वो ममालिक जो पाकिस्तान के करीब हैं उनको वो जो है ना वो जैसे कहते हैं ना बेट डालेंगे, जिस तरह सेंट्रल एशियन ममालिक सबको उन्होंने बुला लिया ये कॉन्फ्रेंस पे। इधर ओआईसी की पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने उनको वहां बुला लिया। उल्टा जो है वो रिपब्लिक डे पे बुला लिया क्योंकि इन ममालिक का पाकिस्तान के साथ अच्छा कांटेक्ट है। ओआईसी को उन्होंने पहले ही मैनेज किया हुआ है, जैसे सऊदी अरब को पहले ही मैनेज किया हुआ है, यूएई को पहले ही मैनेज किया हुआ है। तो वो जो इस्लामी ममालिक का थोड़ा बहुत पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था वो उसको मैनेज कर रहे हैं थ्रू शोइंग कि हमारी मार्केट बड़ी रिजिलियंट है, हमारी इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, हम इंपोर्ट कर सकते हैं चीजें। सो ये चीजें जो है ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो सरकार है इस पे काम कर रही है। और ये कंप्लीट डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारा जैसा मुल्क अगर फूड आइटम पर $10 बिलियन खर्च कर रहा है तो हमें तो जिसे कहते हैं ना डूब मरना चाहिए बेसिकली। और ये मिसमैनेजमेंट आज की नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट हमारी 47 से चल रही है और ये अब आकर अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाली है। तो ये हाल है कि मतलब हम तो पाकिस्तान जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कर्जों के ऊपर चल रहा है। अगर हमें लोन देना बंद कर दे IMF तो 6 महीने बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान से बदतर हालत हो सकती है, ये चीज इन लोगों की समझ में नहीं आ रही। अफगानिस्तान से हमारी बदतर हालत है। हम मोदी जी को देखते हैं ना, कहाँ पे हमने उनको देखा कि उन्होंने कोई बहुत कोई ऐसी बात को जी मेरे पास इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, नहीं देखा हमने। क्या ये मुआहिदा हमारे मसाइल का हल है?
हम और कर्जा लेने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। और इस कर्जे को हम इसलिए लेने जा रहे हैं कि पिछली हुकूमतों का सूद उतरेगा और उसके नतीजे में अवाम के सर पे टैक्स और तो वो खुश हो जाएंगे। क्या मसाइल का हल है कर्जे? फिर हम और कर्जा लेंगे और उनका सूद उतारेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर $10 बिलियन की बाहर से फूड इंपोर्ट किया जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी मोनोपोली क्रिएट हो रखी हो। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया के अंदर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसकी एक मोनोपोली है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ जो है इंडिया में बनते हैं। अगर आप दूसरा काउंट करो कि आईटी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और भी कई सारी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ खेती या फिर आप कह सकते हो कि किसानी एक अच्छी खासी चीज़ होती है जो वहाँ की इकोनॉमी को चलाती है। वहाँ का जो किसान होता है वो अपनी किसानी करता है और चलाता है। अब ऐसी कंट्री में जहाँ पर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, वहाँ पर भी आपको $10 बिलियन के फूड इंपोर्ट करने पड़े तो आपके लिए बहुत ही ख़राब सिचुएशन कहलाएगी, बहुत ही विचित्र सिचुएशन कहलाएगी कि भाई एक आप और कुछ तो करते नहीं हो। और ऐसा भी नहीं है कि इंपोर्ट 10 बिलियन है तो एक्सपोर्ट कोई ना कोई चीज़ों में 20, 25, 30 बिलियन करते होंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब वो कर्जा चढ़ता ही रहता है। अगर कोई कर्जा है जिसकी किस्त चुका नहीं है तो और कर्जा ले लेंगे, यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं कहीं पे तो हमें अगर बैठने के लिए कहा जाता है पाकिस्तानियों को तो लेट जाते हैं। वहां पे बैठने के बजाय सीधे सीधे लेट जाते हैं कि जी प्लीज हमें जो है वो आप कुछ डॉलर्स दे दें ताकि हम अपना काम चलाएं, क्योंकि कमाने की आदत तो हमें है ही नहीं। मांगे तांगे पे बरसों से हम मुल्क को चला रहे हैं और आगे भी यही लग रहा है कि इसी किस्म की गवर्नमेंट्स आ रही हैं और इसी किस्म की गवर्नमेंट अभी भी हैं जो ये नहीं सोचती कि हमने कुछ अपना खुद भी जो है अपने आप को मजबूत करना है और अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। तो ये हाल है कि मतलब हम तो पाकिस्तान जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कर्जों के ऊपर चल रहा है। अगर हमें लोन देना बंद कर दे IMF तो 6 महीने बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान से बदतर हालत हो सकती है, ये चीज इन लोगों की समझ में नहीं आ रही। अफगानिस्तान से हमारी बदतर हालत है इन्फ्लेशन के हवाले से, इस वक्त भी हम उनसे आगे हैं। ये अफसोस का मुकाम है कि एक जंगज़दा मुल्क जहाँ पे 40-50 सालों से जंग चलती रही, जहाँ पे एक बाकायदा हुकूमत नहीं है, बाकायदा कोई ऐसे मजबूत इदारे नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क से उससे हालात बेहतर है। बड़ी बात जो बड़ा होता है ना उसको करने की जरूरत नहीं। हम मोदी जी को देखते हैं ना, कहाँ पे हमने उनको देखा कि उन्होंने कोई बहुत कोई ऐसी बात को जी मेरे पास इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, नहीं देखा हमने उनको। वो वहां पे LPG गैस वहां पे मतलब मैं ये नहीं कहता कि वहां पे महंगाई नहीं होती, लेकिन कम पैसों में आम आदमी के लिए मिल रहा है और वो उसको डिलीवर कर रहा है, तो यार वो उसकी तारीफ वो करेगा ना कि यार मेरे दोस्त बिल्कुल ये चीज मिल रही है मुझे। और वो वोट लेकर आए हैं, इनकी तरह नहीं आए कि किसी के कंधे पे चढ़ के आए, और ये बात तो सारी दुनिया जानती है। तो क्या उसके अंदर इस गवर्नमेंट के मौजूदा सियासतदान बिलखुसूस फाइनेंस मिनिस्टर्स भी पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? शब्बर जैदी साहब, देखिए पहले वाले के बारे में मैं कहता हूँ वो तो जान के बेवकूफ बना रहे थे, ये मेरा ख्याल अनजाने में बेवकूफ बना रहे हैं कि ये इस गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। हम बहुत अरसे से एक बड़ी खतरनाक तरीके से अपनी मुल्क को मिसमैनेज कर रहे हैं। और हमने मेरे लिए तो मैंने इसीलिए कल ट्वीट किया था, मेरे लिए तो ये शॉकिंग है। ऑल्दो मुझे आइडिया था कि अगर हमारा जैसा मुल्क जिसकी एक्सपोर्ट सिर्फ 30 बिलियन है और रेमिटेंस 30 बिलियन है, अगर वो 10 बिलियन के अमाउंट की फूड आइटम इंपोर्ट करता है तो फिर तो हम खैत की तरफ चले जाएंगे। ये हम किस जगह पे बैठे हैं। मगर मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है कि किसी भी इस बयान के बाद किसी भी पाकिस्तानी की, चाहे वो अपोजिशन का हो या गवर्नमेंट का हो, उसकी कान पे जू नहीं रहेंगी कि ये क्या चीज है। और ये कंप्लीट डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारा जैसा मुल्क अगर फूड आइटम पर $10 बिलियन खर्च कर रहा है तो हमें तो जिसे कहते हैं ना डूब मरना चाहिए बेसिकली। और ये मिसमैनेजमेंट आज की नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट हमारी 47 से चल रही है और ये अब आकर अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाली है। ये सब हमारी गलतियां हैं जो इस वजह से हो रही हैं कि हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है ही नहीं। हम इस मुल्क को झटके की बुनियाद पे चला रहे हैं, ये सही नहीं हो सकता। सिमिलरली चीनी का देख लें आप,
चीनी में आप गौर करें कि चीनी में एक साइक्लिकल सिस्टम आता है, कभी चीनी की एक्सेस हो जाती है, कभी चीनी की शॉर्टेज आ जाती है। तो हम ये फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी जमीन पे चीनी लगानी है, कौन सी जमीन पे हमें कॉटन लगानी है, गन्ना लगाना है, कौन से पे कॉटन लगाना है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं सही हो रही ना जी। बात ये इस गवर्नमेंट की नहीं है, ये तकरीबन कुछ 40-45 साल पुराना किस्सा है जो पाकिस्तान इन मामलात में तबाही की तरफ जा रहा है। जहाँ पे लोग अब जैसे कहना चाहिए कि इमरान खान से बिल्कुल मायूस हो गए हैं। अब लोगों को उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। अभी एक दिन पहले कराची में कोई 100 के करीब वो स्लम एरिया था और वहां पे जो है वो सारी जो उनके घर थे वो जल गए, झोपड़ियां सी थी। और उसके बाद कोई वहां नहीं पहुंचा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, किसी तरफ से कोई नहीं आया। खुले आसमान के तले, जिसे कहते हैं सर्दी की रात में, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब वहां बैठे रहे। तो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लगी हुई है। एक दफा IMF का लोन हमें मिल जाने दो, फिर हम दिल्ली पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा के दिखाएंगे। मैंने कहा चलो अब ये सारे पैसे तो दिल्ली जाने में खर्च हो जाएंगे, फिर आगे मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली कहानी फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पैसे तो इन्होंने वहां फ्लैग लगाने पे लगा देने। तो यहाँ तो इस किस्म के लोग बैठे हुए इस किस्म की बातें कर रहे हैं जो समझ नहीं आती कि पता नहीं मजाक कर रहे होते कि सीरियस होते हैं। अजीब और गरीब किस्म के लोग यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली रहते हैं।